पिछले एपिसोड में हमने देखा क्लाइन ने एक वैम्पायर से मास्टर की का राज उगलवा लिया था। फिर म्यूजियम में उसे रोसेल के एक बुकमार्क पे शक हुआ कि वो एक कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी है। मिस जस्टिस की हेल्प से कंफर्म करके उसने चोरी का प्लान बनाया और कार्ड हासिल कर लिया। लेकिन भागते वक्त मास्टर की कर्ज की वजह से वो सीधा डेविल के मर्डर सीन पर जा पहुंचा। वहां से बचने के बाद उसने बर्नाडेट नाम से कार अनलॉक किया जिसमें ब्लैक एम्पर बनने का पूरा रास्ता था। तो वेलकम बैक गाइस, न्यू वीडियो आ चुकी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल दो लोगों ने ना सुपर थैंक्स दिया था, तो इसलिए दिल से बिग शाउट आउट टू ओनली विक्रम 00 और दिल से शाउट आउट टू सेमी S8G। और गाइस मैं सच्ची में बताता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने मतलब ऐसे डॉलर में सुपर थैंक्स आएंगे, बट आई थिंक सपोर्ट सही चल रहा है। लॉर्ड और मिसेस में मतलब मेहनत भी कर रहा हूँ तो तुम सपोर्ट भी दिखा रहे हो, तो वही है। मतलब खुश हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब हाँ, एक और चीज कही थी कि तुमने जो कहा था ना कि मुझे बाय मी कॉफी की लिंक डाल देना, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन दिक्कत ये हो रही कि यूट्यूब जो है ना आधे से ज्यादा मतलब खुद में ही खा लेता है। लाइक समझो तुम मुझे 40 रुपीज का सुपर थैंक्स दे रहे हो, तो उसमें से ना यूट्यूब 30% खुद के लिए ले लेगा और 18% है ना GST लगेगा, तो मुझे बस मिलेगा 24। तो वही है और कुछ नहीं है। बाय मी कॉफी का भी उतना ही है, थोड़ा या उतना ही है। तब भी देखना, मतलब जीपे की लिंक डालू तो मैं बता देना, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा कि तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए पैसे दे रहे हो और यूट्यूब उससे आधा ले ले। तो मुझे बता देना कि अगर मैं जीपे का भी कुछ डालू QR कोड वैसा वाला, बस बता देना। और मुझे कुछ चीजें एक और कंफर्म करनी थी कि मैं लॉर्ड और मिसेस के अलावा भी कुछ और एक्सप्लेन करूँ जिससे और भी मानवा। लेकिन लॉर्ड और मिसेस की वीडियो उस दिन नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे मतलब कुछ तो और भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना दूसरे मानवा, जैसे ORB या फिर और भी है बहुत सारे, वो थोड़ा मैं कर सकता हूँ कहीं भी। लेकिन उस दिन लॉर्ड ऑफ मिसेस की वीडियो नहीं आएगी, तो बस वही है। और भी कुछ कहना था मुझे ना, तुम अपने Q&A डाल देना डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट में, क्योंकि अगर अगली वीडियो आएगी ना तो वहां पे मैं तुम्हारी Q&A का जवाब भी दे दूंगा जो लॉर्ड ऑफ मिसेस की वीडियो आएगी उसमें। तो हाँ, वही कहना था, बस डाल देना। और देखो कुछ इतना ही कहना था, बाकी कुछ नहीं। सपोर्ट दिखाना एंजॉय द वीडियो। इस बार कहानी एक नया और भी डेंजरस मोड़ लेने वाली है। क्लेन एक ऐसे मिशन पर जाने वाला है जहां दुश्मन उससे कई ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक परफॉर्मेंस है। और इस परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए क्लेन को एक ऐसी जगह जाना होगा जहां वक्त भी रुक जाता है। लेकिन क्या उसकी तैयारी एक सीक्वेंस आई बेयंडर के सामने काफी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, उस बंद कमरे में ऐसा क्या राज छुपा है जो सब कुछ बदल देगा? तो भाई, पिछले चैप्टर में डॉक्टर एरन ने क्लेन को अपनी अनल की लाइफ की कहानी सुनाई थी, और अब इस चैप्टर में क्लेन यानी हमारा डिटेक्टिव शेरलॉक मोरियार्टी इस केस की गहराई में उतरने वाला है। सिचुएशन ये थी कि क्लेन के मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि वो डॉक्टर से सीधे सीधे पूछ ले कि क्या उनके घर कोई अजीब सी चीज आई थी, जैसे कि कोई पुरानी गंदी सी कपड़े की डॉल। लेकिन जैसे ये शब्द उसके मुंह तक आए वो रुक गया। उसने सोचा कि यार, ये सवाल तो बहुत डायरेक्ट हो जाएगा, इससे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि मुझे मिस्टिसिज्म के बारे में काफी कुछ पता है। हालांकि वो ये कहकर बात को टाल सकता कि वो एक एक्सपीरियंस डिटेक्टिव है, पर फालतू का रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और मुझे क्लेन की यही बात सबसे अच्छी लगती है, वो हमेशा एक्स्ट्रा कॉशियस रहता है, हर कदम सोच समझकर उठाता है। तो उसने घुमा फिराकर सवाल पूछा। उसने डॉक्टर एरन से पूछा कि क्या उनकी फैमिली में भी किसी और के साथ ऐसी ही बुरी किस्मत चल रही है? ये सुनकर एरन ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, नहीं, बस स्टीम लोकोमोटिव एक्सीडेंट को छोड़कर बाकी सब नॉर्मल है। मेरे अलावा किसी और की किस्मत इतनी खराब नहीं है। अब ये बात सुनकर क्लेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो मन में सोचता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मिस फॉर्चून क्लॉथ पपेट जैसा कोई सील्ड आर्टिफैक्ट है तो उसका असर एक अतोशियफ रेंज में मौजूद सभी लोगों पर होना चाहिए। कहीं ऐसा तो कि एरन का खून उस चीज पर गिर गया हो और उन दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया हो। लेकिन जब क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन से एरन का ऑरा चेक किया तो कुछ भी अजीब नहीं था। तो उसने एक और सवाल पूछा, क्या हॉस्पिटल में आपका कोई और कलीग भी है जो आपकी तरह ही अनल की हो? एरन ने परेशान होकर कहा, नहीं, इसीलिए तो मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने मुझ पर कोई कर्ज यानी श्राप किया है। क्लेन ने कुछ देर सोचा और फिर एक और थ्योरी सामने रखी। वो बोला, आपकी बैड लक शुरू होने से पहले क्या आपके साथ कुछ अजीब हुआ था, जैसे आपको कहीं चोट लगी हो और खून निकला हो? क्योंकि पुरानी कहानियों में खून को कर्ज करने का सबसे पावरफुल मीडियम माना जाता है। पर एरन ने इस बात से भी इनकार कर दिया। बोला, जब से मुझे शक हुआ है मैंने ये बात कन्फर्म की है। पिछले 3 महीनों में मुझे खरोच तक नहीं आई है। अब तो मामला और भी अजीब होता जा रहा था। क्लेन सबके सामने कोई डिवाइनेशन या भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता था, नहीं तो उसकी असलियत पता चल जाती। तभी एरन को कुछ याद आता है और वो कहता है, हाँ, आपकी बात सुनकर मुझे एक चीज याद आई जो शायद मिस्टिसिज्म से रिलेटेड हो सकती है। ये सुनते ही क्लेन और तालिम दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों ने एक साथ पूछा, बात है? एरन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, और भाई ये पार्ट थोड़ा क्रीपी है, ध्यान से सुनना। उसने बताया, मेरी बैड लक शुरू होने से ठीक पहले मैं एक पेशेंट का इलाज कर बचा था, 10 साल से भी कम उम्र का।
बेचारा बहुत तकलीफ में था और मुझे उसका बायां पैर काटना पड़ा। मैं खुद अभी अभी एक पिता बना था, तो मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आता था। मैं अक्सर उसके वार्ड में जाकर उससे बातें करता, उसे हिम्मत देता। एरन अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। मुझे याद है उसकी सर्जरी से एक दिन पहले की बात है। मैं खास तौर पर उसके वार्ड में गया। वो बहुत उदास था और टैरो कार्ड से खेल रहा था। मैंने उसे शांत करने के लिए उसके साथ टैरो कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया और जब मेरी बारी आई तो मैंने एक कार्ड निकाला। वो कार्ड था रिवर्स्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको बता दूं कि टैरो में इस कार्ड का मतलब होता है किस्मत का पहिया उल्टा घूमना, यानी बैड लक का शुरू होना। उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही मासूम सी स्माइल के साथ कहा, डॉक्टर, आपकी किस्मत अब खराब होने वाली है। भाई साहब, ये सुनते ही तालिम की तो हालत खराब हो गई। वो डर कर बोला, ये सुनने में कितना डरावना लग रहा है, कहीं वो बच्चा ऑपरेशन टेबल पर मर तो नहीं गया था। एरन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल था। वो कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर भी चला गया और उसने मुझे थैंक यू भी बोला था। इसीलिए मैंने कभी इस बात पर शक नहीं किया। पर अब जब सोचता हूँ तो पिछले कुछ महीनों में यही एक मौका था जब मेरा सामना मिस्टिसिज्म से जुड़ी किसी चीज से हुआ था। अब क्लेन को एक बहुत बड़ा क्लू मिल चुका था। उसने अपने हाथ में एक पीतल का सिक्का निकाला और उसे अपनी उंगलियों पर घुमाने लगा, जैसे कोई फेमस डिटेक्टिव किस केस की गुत्थी सुलझा रहा हो। उसने सिक्का उछाला, उसे हथेली में पकड़ा और एक नजर उस पर डालकर पूछा, उस बच्चे का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है? एरन ने फौरन जवाब दिया, उसका नाम विल ऑसेप्टन, रहता कहाँ है ये मुझे याद नहीं। फिर उसने उम्मीद से पूछा, मिस्टर डिटेक्टिव, आपका क्या सजेशन है? क्या आप मिस्टिसिज्म के किसी एक्सपर्ट को जानते हैं? यहीं पर क्लेन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। वो चाहता तो खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, पर इससे उसकी बियॉन्ड आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती। तो उसने एक बहुत ही स्मार्ट और प्रोफेशनल सजेशन दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सजेशन यह है कि आप जिस गॉड में विश्वास करते हैं उनके कैथेड्रल यानी चर्च जाइए, वहां के बिशप को अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए और उनसे इसका सॉल्यूशन पूछिए। एरन को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। वो बोला, लेकिन मैंने गॉडेस से प्रेयर भी की, पैसे भी डोटिए, कुछ भी काम नहीं आया। मुझे लगता है मुझे किसी काबिल फौजलर को ढूंढना चाहिए। इस पर क्लेन सा और उसने जो लॉजिक दिया वो एकदम परफेक्ट था। उसने कहा, देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर इस दुनिया में सच में कोई असरदार मिस्टिसिज्म मौजूद है तो 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई और ताकत की उनकी जगह ले चुकी होती। और अगर मिस्टिसिज्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं है तो किसी फॉर्चून टेलर के पास जाना भी बेकार है। उससे तो बेहतर है कि आप एक हाई रैंकिंग बिशप से मदद लें। ये लॉजिक सुनकर एरन को बात समझ में आ गई और वो मान गया। लेकिन दोस्तों, क्लेन का असली प्लान तो कुछ और ही था। वो मन ही मन सोच रहा था, तुम बिशप को बताओगे और बिशप के जरिए ये खबर नाइट हॉक्स तक पहुंच जाएगी और फिर वो तुम्हारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर देंगे। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्लेन ने बिना खुद को इन्वॉल्व ऑफिशियल टीम को ये केस सौंप दिया था। एरन ने क्लेन का शुक्रिया करते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर मोरियार्टी। भले ही आप मिस्टिसिज्म नहीं जानते, पर आपने अपने लॉजिक से बेस्ट सजेशन दिया। क्लेन मन ही मन मुस्कुराया और बोला, यस, मैं मिस्टिसिज्म बिल्कुल नहीं जानता। अब सीन शिफ्ट होता है और दोपहर के बाद क्लेन एक पब्लिक कैरिज में बैठे राइस सर्कस पहुंचता है। छुट्टी का दिन नहीं था, इसलिए सर्कस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। क्लेन एक छोटे से थिएटर के अंदर जाता है, टिकट खरीदता है और पहली रो में जाकर बैठ जाता है। स्टेज पर एक बीस्ट ट्रेनर एक काले भालू से करप करवा रहा था और उसके बगल में एक टाइगर और एक बंदर भी बैठे थे। तभी ऑडियंस से कोई जोर से चिल्लाया, ये भालू भी तुझे थप्पड़ मारने वाला था। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये शो का ही एक पार्ट है, लेकिन क्लेन को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उसने नोटिस किया कि ट्रेनर के चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर चिल्लाया, वो टाइगर तेरी गर्दन काटना चाहता है और वो बंदर तुझे कुशन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रेनर के एक्शन साफ तौर पर अकड़ गए थे। क्लेन को ये सुनकर लगा, ये बातें भले ही मजाक लग रही हैं, पर इनमें एक वार्निंग की फीलिंग क्यों आ रही है। क्लेन ने मुड़कर उसी रो में बैठे इस आदमी को देखा। वो एक थुलथुले चेहरे वाला आदमी था जिसकी उम्र 30s में होगी। क्लेन मन ही मन बोला, ये टोन, ये अंदाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई, पिछले चैप्टर की इंटेंसिटी के बाद क्लेन अब थोड़ा चिल करने के लिए एक सर्कस में जाता है जिसका नाम था राइस सर्कस। वो वहां एक शो देख रहा होता है, लेकिन हम सबको पता है क्लेन की जिंदगी में नॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता। शो देखते देखते उसकी नजर एक थोड़े मोटे से आदमी पर पड़ती है और उसे एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग आती है। एक सियर होने के नाते वो ऐसी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता था। ये उसके लिए एक क्लू की तरह था। तो वो क्या करता है, वो अपना चश्मा ठीक करता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन असल में वो कॉजिटेशन की मदद से एक छोटी सी नींद लेता है ताकि सपने में उसे याद आ सके उसने इस आदमी को कहाँ देखा है। और भाई, ये ट्रिक काम कर जाती है। उसे सपने एक सीन याद आता है, एक अंधेरे कमरे का सीन जहां कुछ लोग ब्लैक हुड वाले रोब्स और आधे चेहरे वाले मास्क पहने बैठे थे। ये सीन था ओल्ड मिस्टर आई ऑफ विजडम की बियॉन्डर गैदरिंग का। और उसे याद आता है कि ये मोटा आदमी वही अपोथेकेरी जो मजाक मजाक में वार्निंग्स देता था। मतलब दिल का तो अच्छा था, पर बातें ऐसी करता था कि सामने वाले को लगे कि एक मुक्का लगा दूं। अब क्लेन सोच में पड़ जाता है।
यार ये अपोथेकरी यहाँ क्या कर रहा है और इसने जानवरों को ट्रेन करना कब सीख लिया। फिर वो अपने नाइटहॉक के नॉलेज को यूज करता है और सोचता है कि अपोथेरी पाथवे वालों के पास सियर जैसी डिटेल स्पिरिट विजन तो नहीं होती जिससे वो इमोशनल कलर्स को समझ सकें। लेकिन फिर उसे याद आता कि ऑरा के कलर्स को पहचानने में वो लोग भी काफी अच्छे होते हैं। खैर, ये सब सोचते हुए भी वो शो एंजॉय कर रहा था। उसने अपनी स्पिरिट विजन से देखा कि भालू, टाइगर और बबून जैसे जानवरों के इमोशन सच में अनस्टेबल थे। मतलब अगर उन्हें थोड़ा और उकसाया जाता तो वो सच में वहां हंगामा खड़ा कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि वो अपोथेकरी सही वार्निंग दे रहा था और उस वार्निंग की वजह से ट्रेनर ने भी थोड़ा संभल कर शो पूरा किया और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसके बाद सर्कस में मैजिशियन का एक्ट शुरू होता है और ये पार्ट क्लेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो खुद एक मैजिशियन बनने की तैयारी कर रहा था, तो वो हर एक डिटेल को बहुत ध्यान से देख रहा था। मैजिशियन स्टेज पर आता है, मुंह से आग निकालता है और ऑडियंस पागल हो जाती है। क्लेन को पहले तो लगा कि ये सब सिंपल ट्रिक्स हैं, वो आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली मैजिशियन कुछ ट्रिक से क्लेन की तेज नजरों को भी धोखा दे देता है। और तब क्लेन को समझ आता है कि मैजिशियन का सीक्रेट क्या है। वो ऑडियंस का ध्यान भटकाने में माहिर था। वो लोगों का अटेंशन वहां खींचता था जहां वो चाहता था, ताकि वो अपना असली काम चुपके से कर सके। ये देखकर क्लेन को मैजिशियन के एक्टिंग मेथड का पहला प्रिंसिपल समझ आया। अपने टारगेट का ध्यान पूरी तरह से भटका दो ताकि तुम अपना मकसद पूरा कर सको। ये उसके लिए एक बॉडलिंग थी। अब शो खत्म हुआ और ऑडियंस ने जमकर तालियां बजाईं तो क्लेन ने मजाक में सोचा, शायद यही मैजिशियन का तीसरा प्रिंसिपल है। एक मैजिशियन को अपने परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का अप्लॉज चाहिए। ये दिखाता है कि वो कैसे हर छोटी बड़ी चीज को अपनी एक्टिंग से जोड़कर सीखने की कोशिश कर रहा था। सर्क से निकलकर क्लेन एक पब्लिक कैरिज में घर वापस जाने के लिए बैठ जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और तभी अचानक क्लेन का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई जबरदस्ती उसके सपनों में की कोशिश कर रहा हो, और उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि वो अब रियल वर्ल्ड में नहीं है। मतलब सोचो जरा, आप एक नॉर्मल बस में बैठे हो और अचानक आपको पता चले कि आप किसी और ही डायमेंशन में पहुंच गए हो। हरिकेन क्लेन, जो अब काफी एक्सपीरियंस्ड चुका था, वो पैनिक नहीं करता। वो शांत रहने की एक्टिंग करता है और आसपास देखता है। कैरिज के बाकी पैसेंजर्स अभी भी वही कर रहे थे जो वो पहले कर रहे थे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई ब्रेड खा रहा था। लेकिन जब क्लेन चुपके से अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट करता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी भी पैसेंजर का कोई और इमोशनल कलर नहीं था। उनके पास ईथर बॉडीज ही नहीं थी। वो बातें कर रहे थे, खा रहे थे, लेकिन में जिंदगी का कोई निशान नहीं थे। वो सिर्फ खाली पुतले थे। ये एक इल्यूजन था, एक बहुत ही खतरनाक इल्यूजन। बाहर सड़क पर भी लोग और गाड़ियां चल रही थी, लेकिन सबके सब बिना औरा के थे। तभी उसे एक गुस्से वाली दहाड़ सुनाई देती है और ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी। क्लेन देखता है कि सड़क पर वही बड़ा सा काला डेविल डॉग खड़ा है जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में सुना था। और वो डॉग देखते ही देखते एक विशाल डेविल में बदल जाता है। इसके चमगादड़ जैसे पंख और बकरी जैसे सींग थे। जैसे ही वो डेविल दहाड़ता है, क्लेन को कंफर्म हो जाता है कि ये असली है, क्योंकि उसके पास एक पावरफुल ऑरा था। अब क्लेन को पूरी सिचुएशन समझ में आती है। उसे पता चल जाता है कि नाइटहॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स ने उस डेविल डॉग को ढूंढ निकाला है और उन्होंने एक सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके एक अलग बैटल एनवायरनमेंट बनाया है ताकि आम लोगों को कोई नुकसान न हो। और क्लेन किस्मत का मारा गलती से उस बैटल एनवायरनमेंट के अंदर खिंच गया था। ये तो वही बात हो गई कि आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक दो सुपर हीरोज की लड़ाई के में फंस जाए। बहुत तेजी से होती है। हवा में बहुत सारे असली लोग थे, यानी ऑफिशियल बियॉन्डर्स अपनी पावर्स यूज कर रहे थे। और फिर एक तेज चीख के साथ वो विशाल डेविल डॉग दो टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर जाता है। हवा में सारा लाइट एक जगह इकट्ठा होता है, जैसे एक चांद चमक रहा हो, और वो डेविल डॉग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसका एक कतरा भी नहीं बचता। ये देखकर क्लेन हैरान रह जाता है कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है, अगर इन ऑफिशियल बियॉन्डर्स मुझे यहाँ देख लिया, एक वाइल्ड बियॉन्डर जो इन इल्यूजन वाले लोगों से अलग है, वो तो मेरा क्या होगा। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत अपना दिमाग लगाता है, एक पेपर फिगरीन निकालता है और सब्स्टिट्यूशन स्पेल का इस्तेमाल करता है। वो खुद उस पेपर फिगरीन के शैडो में छिप जाता है और अपनी सीट पर अपनी एक कॉपी छोड़ देता है जिसके पास कोई ऑरा नहीं था, बिल्कुल दूसरे पुतलों की तरह। कितना स्मार्ट मूव था ये। प्रेशर में भी उसने सही डिसीजन लिया। तभी उसे सड़क के उस पार से किसी के गुस्से में कौड़ करने की आवाज आती है। ये आवाज किसी ऑफिशियल बेंडर की नहीं लग रही थी। क्लेन समझ नहीं पाता कि ये कौन है, लेकिन वो बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता। कुछ देर बाद वो इल्यूजन कांच की तरह टूटने लगता है और क्लेन वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। कैरिज के पैसेंजर्स अब भी वही कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ऑरा और इमोशनल कलर्स वापस आ चुके थे। उसे एहसास होता है कि उस स्पेशल एनवायरनमेंट में टाइम और स्पेस रियल वर्ल्ड के साथ सिंक थे। अगर लड़ाई थोड़ी और देर चलती तो कैरिज आगे निकल जाती और वो अकेला वहां फंस जाता और पक्का पकड़ा जाता। इस एक्सपीरियंस से क्लेन को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, बैकलैंड में चर्चेस कितनी ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट हैं। एक सीक्वेंस 6 का डेविल जो एडवांस होने वाला था, उसे सिर्फ एक रात में ढूंढकर इतनी आसानी से मार दिया गया।
उसे समझ आ जाता है कि फ्यूचर और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। और वो उस मिस्टीरियस गुनाह के बारे में सोचने लगती था। क्या वो डेविल डॉग का साथी था, या उसका मास्टर, या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर? ये एक और मिस्ट्री थी जो शायद आगे जाकर उसके सामने आएगी। तो भाई, पिछले चैप्टर में जो जबरदस्त एक्शन हुआ था, उसके बाद अब सीन थोड़ा शांत होता है। क्लेन एक पब्लिक कैरिज में बैठा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस डेविल डॉग वाली फाइट में ही अटका हुआ है। वो सोच रहा था कि उस चर्च के एक्सपर्ट्स ने कितनी आसानी से मॉन्स्टर को हैंडल कर लिया था। अब देखो, क्लेन यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट मूव लेता है। वो कैरिज से 2 स्टेशन आगे उतरता है और फिर एक लंबा चक्कर लगाकर वापस उसी जगह जाता है जहां फाइट हुई थी। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो बहुत होशियार है। उसे पता था कि चर्च के बियॉन्डर्स सीक्रेटली उस जगह की जांच कर रहे होंगे और वो उनसे आमने सामने नहीं आना चाहता था। इसी को कहते हैं एक मैजिशियन का एक्टिंग मेथड, हमेशा तैयार हो और बिना तैयारी के कोई काम मत करो। अब सवाल यह है कि वो वापस गया ही क्यों? उसे उस डेविल डॉग के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो चर्च वाले पहले ही ले गए होंगे। और न ही वो कोई सुराग ढूंढने गया था, क्योंकि इतने टाइम बाद वहां कुछ मिलना इम्पॉसिबल था। उसका असली मकसद कुछ और था। वो उस सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में जानना चाहता था, जिसने लाई के वक्त उस पूरे एरिया को बाकी दुनिया से जैसे काट दिया था। वो समझना चाहता था कि उस आर्टिफैक्ट की रेंज कितनी है और वो कैसे काम करता है, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आए तो वो तैयार रहे। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। वो एक जेंटलमैन की तरह एक्ट करते हुए हाथ में केन लेकर उस गली में टहलने लगता है। वो अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट करता है और आसपास की हर चीज को ध्यान से देखता है। लगभग आधे घंटे तक वहां घूमता रहता है, लेकिन उसे कोई मैजिकल ट्रेस नहीं मिलता। लेकिन हाँ, उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ने एक चीज जरूर महसूस की, उस आर्टिफैक्ट का दायरा, उसकी बाउंड्रीज। उसे फील हुआ कि जैसे ही वो उस ब्लॉक में एंटर करता है, उसे एक अजीब सी इल्यूजन वाली फीलिंग आती है, जैसे वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गया हो। इससे क्लेन ने अंदाजा लगाया कि उस सील्ड आर्टिफैक्ट का असर कम से कम एक पूरे ब्लॉक तक फैला हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत कीमती थी। अपना काम खत्म करके वो एक कैफे में जाकर बैठ जाता है और कॉफी पीते हुए बहाली को देखता रहता है, ये जानने के लिए कि क्या कुछ अजीब होता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, शाम हो जाती है और क्लेन मिन स्ट्रीट पर अपने घर वापस लौटता है। सड़कों पर गैस लैंप्स जल चुके थे और माहौल काफी शांत था। घर पहुंचने से ठीक पहले उसे अचानक याद आता है, अरे यार, घर में तो खाना बनाने का सारा सामान ही खत्म हो गया है। अब सोचो, वो पूरे दिन गिरावट के बाद रियलाइज करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वो सोचता है, अब या तो दुकान जाकर सामान लाऊं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर पेट भर लूं। कुकिंग करने और फिर बर्तन धोने के ख्याल से ही उसे आलस आ जाता है और वो फैसला करता है कि आज रात बाहर ही खाएगा। कितना रिलेटेबल मोमेंट है ना। जैसे ही वो रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए मुड़ता है, उसके पड़ोसी लॉयर जर्गेन उसे अपनी खिड़की से देख लेते हैं। जर्गेन को लगता है कि क्लेन शायद फिर से अपनी चाबी भूल गया है, तो वो उसे आवाज लगाते हैं, मिस्टर मोरियर्टी, डिनर के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? अब क्लेन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर सोचता है कि चलो ठीक है, फ्री का खाना मिलो करना, और वो हाना कह देता है। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक होने वाली थी। क्लेन जैसे ही घर के अंदर जाता है, वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर खाना पहले से ही लगा हुआ है, जला हुआ सा ब्लैक स्टेक और उसी रंग का मैश्ड को लगता तो कि ये खाना जर्गेन की ग्रैंडमदर मिसेस डोरिस ने बनाया होगा, जो एक बहुत ही कमाल की शेफ हैं। तो वो बिना ज्यादा सोचे समझे बैठ जाता है। फिर वो बातों बातों में पूछता है, मिसेस डोरिस कहाँ हैं? जर्गेन बड़े सीरियस होकर जवाब देता है, मौसम ठंडा हो रहा है तो उनकी पुरानी लंग्स की प्रॉब्लम वापस आ गई है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जल जाती हैं और उसके होश उड़ जाते हैं। वो डरते हुए पूछता है, तो ये डिनर तुमने बनाया है? जर्गेन बड़े गर्व से कहता है, बिल्कुल मैं नहीं बनाया है। भाई, उस मोमेंट पर क्लेन का चेहरा देखने लायक था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मैं फंस गया। अब पोलाइट बने रह के चक्कर में उसे वो खाना खाना ही पड़ता है। मुझे तो ये सीन पढ़कर इतनी हंसी आई, मतलब ये एक प्योर कॉमेडी मोमेंट था। क्लेन बेचारा जबरदस्ती उस खाने को निगल रहा था और जर्गेन उससे फीडबैक मांग रहा था, कैसा बना है, कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई? क्लेन ने यहाँ पर जो जवाब दिया था, वो बड़ी मुश्किल से एक स्माइल करके कहता है, ये व्हाइट ब्रेड काफी अच्छी है। और जर्गेन बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देता है, वो तो मैंने बेकरी से खरीदी थी। मतलब लॉयर साहब को अपनी कुकिंग स्किल्स पर जरा भी शक नहीं है। डिनर खत्म होने के बाद जर्गेन क्लेन को एक छोटा सा काम सौंपता है। वो कहता है कि जब वो केस के सिलसिले में बाहर हो तो क्लेन उसके घर आकर उसकी काली बिल्ली ब्रॉडी को खाना खिला दिया करे और उसके साथ थोड़ा खेल लिया करे। इस काम के लिए उसे हर बार 2 सोली मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी पेमेंट। तुरंत मान जाता है क्योंकि काम आसान था और पैसे भी अच्छे थे। लेकिन जैसे ही वो उस बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराता है, बिल्ली अपना मुंह फेर लेती है, जैसे कह रही हो, तुमसे तो मैं भी बात नहीं करूंगी। खैर, जैसे तैसे वहां से निकलकर क्लेन अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो आदत के मुताबिक अपना मेलबॉक्स चेक करता है और उसे अंदर एक लेटर मिलता है। ये लेटर था महान डिटेक्टिव आइसेनगार्ड स्टैंटन का। लेटर में लिखा था कि जिस सीरियल किलर को वो ढूंढ रहे थे,
वो मिल गया है, उसे मौके पर ही मार दिया गया है। पुलिस ने उनके काम की तारीफ की और बाउंटी का आधा हिस्सा उन्हें मिलेगा जो वो जल्द ही क्लेन के साथ शेयर करेंगे। ये खबर सुनकर क्लेन को बहुत राहत मिलती है। अब बैकलैंड शहर थोड़ा सेफ हो गया था और वो अपने दूसरे जरूरी कामों पर फोकस कर सकता था। और चैप्टर यहीं खत्म होता है इस नोट पर कि क्लेन अब ब्रेवहार्ट्स बजाकर कैस्पर्स से मिलेगा और फिर मैरिक और मिस शेरोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो उनसे मिस्टिसिज्म की किताबें खरीद सके। उसके पास पैसे भी थे और प्लान भी तैयार था। तो अब आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई सीन शुरू होता है बैकलैंड ब्रिज एरिया के एक लोकल बार से जिसका नाम है ब्रेवहार्ट्स बार। अपना हीरो क्लेन एक वर्कर के भेस में है, सर पर कैप पहनी हुई है और अपनी ग्रे ब्लू जैकेट की अंदर वाली पर रखे वॉलेट को बड़े ध्यान से प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब क्लियरली ये कोई फैंसी जगह नहीं है, थोड़ा रफ एंड टफ माहौल है, यहाँ जेब कटना आम बात होगी। वो बार में बॉक्सिंग रिंग के आसपास खड़ी भीड़ से बचता हुआ बार काउंटर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो चारों तरफ नजर घुमाता है पर उसे वो ब्लैक मार्केट का हथियार डीलर कैस्पर्स कैलिनिन कहीं दिखाई नहीं देता। अब क्लेन यहाँ आया ही कैस्पर्स से मिलने था तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो खुद से ही सोचता है या तो वो कार्ड्स खेल रहा होगा या फिर बिलियर्ड्स। ये सोचकर वो बार पर बैठ जाता है और बारटेंडर को ऑर्डर देता है, एक हाफ एंड हाफ। उसने पिछली बार किसी को ये ड्रिंक पीते हुए देखा था और उसे लगा कि शायद ये उसके टेस्ट को सूट करेगी। कम से कम सादी माल्ट बियर से तो बेहतर ही होगी, ऐसा उसका मानना था। बारटेंडर अपना सिर उठाकर क्लेन को एक नजर देखता है और पूछता है कौन से 2 अल्कोहल मिक्स करने हैं, अलग चॉइस का अलग प्राइस है। क्लेन के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो महंगी ड्रिंक, वो कहता है जो सबसे टिपिकल वाला है वही चलेगा। उसने पिछली बार जिस बंदे को ये पीते देखा था उसने सबसे खराब क्वालिटी वाला अल्कोहल ही लिया था और पूरा ग्लास सिर्फ 2.5 पेंस का था। बारटेंडर कहता है 4.5 पेंस। और जैसे ही क्लेन काउंटर पर सिक्के रखता है वो ड्रिंक बनाने लगता है और ड्रिंक बनाते बनाते वो कैजुअली एक ऐसी बात बोलता है जो पूरी सिचुएशन बदल देती है। वो कहता है तुम कैस्पर्स के लिए आए हो क्या? वो अब यहाँ नहीं है, उसका बिजनेस किसी ने छीन लिया है। ये सुनते ही क्लेन एकदम शॉक हो जाता है। उसे ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि बारटेंडर कुछ और बताता, पास में बैठा एक अजीब से मुंह वाला आदमी हंसने लगता है। वो कहता है हमने उस लंगड़े बूढ़े कैस्पर्स को यहाँ से भगा दिया है। अरे उसके जैसा आदमी ऐसा बिजनेस कैसे कर सकता? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करो, हमारे बॉस से मिलो। अब देखो किसी नॉर्मल आदमी के लिए ये एक सिंपल गैंग वॉर का मामला होता और क्लेन के दिमाग में भी सबसे पहले यही आया कि यहाँ कोई गैंग वॉर हुई है। लेकिन फिर उसका दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह चलने लगा और उसके मन में एक दूसरी थ्योरी आई जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसने सोचा कहीं ये रोज स्कूल ऑफ थॉट की कोई चाल तो नहीं है? क्या उन्होंने जानबूझकर किसी गैंग को यहाँ बिठाया है ताकि कैस्पर्स को दबाया जा सके और मिस शेरॉन और मैरिक को जाल में फंसाया जा सके? ये थ्योरी बहुत सॉलिड लग रही थी क्योंकि कैस्पर्स इतने लंबे टाइम से यहाँ काम कर रहा था, उसे यूं ही कोई नहीं भगा सकता था। और कुछ टाइम पहले बैकलैंड में जो मर्डर्स हुए थे उसकी वजह से माहौल बहुत टेंस था। तो स्कूल ऑफ थॉट सीधे सीधे शेरॉन और मैरिक को मार नहीं सकते थे, वरना बहुत खुनमाट खराबा होता। उनका ये कॉन्टैक्ट को ही खत्म कर दो ताकि वो खुद बाहर आए। ये सब सोचते हुए क्लेन ने अपना प्लान बदल दिया। वो उस गैंग वाले को मना करने के बजाय उससे पूछता है क्या मैं खरीदने से पहले एक कोटेशन ले सकता हूँ? मतलब वो एक नॉर्मल कस्टमर बनकर अंदर की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहता था ताकि अगर कोई गड़बड़ लगे तो वो ये इन्फॉर्मेशन कैस्पर्स, शेरॉन और मैरिक तक पहुंचा सके। ये एक 0 रिस्क वाला प्लान था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। गैंग वाला आदमी अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता है और कहता है हाँ बस एक ही शर्त है। क्लेन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने में उसकी ड्रिंक आ जाती है और वो एक ही घूंट में उसे पी जाता है, पर पीते ही उसका मुंह बन जाता है। जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं है, इसमें स्पिरिट का टेस्ट बहुत ज्यादा है। खैर वो ग्लास नीचे रखता है और उस आदमी के पीछे उसी तीसरे बिलियर्ड रूम की तरफ जाता है जहां पहले कैस्पर्स बैठा करता था। दरवाजे के पास पहुंच क्लेन के दिमाग में एक और बात आई, यार जब मेरे जैसा अनजान आदमी भी ये अंदाज लगा सकता है कि ये एक ट्रैप है तो शेरॉन और मैरिक जिन्हें इतने टाइम से हंट किया जा रहा है उन्हें तो पता चल ही गया होगा। वो लोग तो यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि कैस्पर्स के कॉन्टेक्ट्स दूसरे बियॉन्डर्स से भी हैं, हो सकता है वो किसी और से हेल्प ले ले जिससे मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इतने में वो लोग बिलियर्ड रूम के दरवाजे पर पहुंच गए। गैंग वाले ने क्लेन को वार्न किया अंदर जाकर फालतू बात मत करना, हमारे बॉस का टेम्पर अच्छा नहीं है। क्लेन ने शांति से सिर हिलाया ठीक है। और जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, भाई अंदर का सीन देखकर सबके होश उड़ गए। जिस नए बॉस से वो लोग मिलने आए थे वो हवा में लटका हुआ था, धीरे धीरे झूल रहा था। उसके गले में रस्सी का फंदा था, जबान बाहर निकली हुई थी और चेहरा बैंगनी। वो मर चुका था। जिस बॉस का इतना खौफ था वही अब एक लाश बन चुका था। गैंग वाला आदमी शॉक में चिल्लाया बॉस। क्लेन ने सिचुएशन को देखते हुए शांति से अपने सीने पर एक सेक्रेड एम्बलम बनाया और बोला भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, उम्मीद है इसका गुस्सा ठीक हो गया होगा। लेकिन वो आदमी तो पैनिक में था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा मर्डर बॉस मर गया। जैसे ही वहां अफरा तफरी मची
क्लेन ने मौके का फायदा उठाया और अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट करके रूम को स्कैन किया। उसे कुछ खास नहीं दिखा सिवाय बिखरी हुई बिलियर्ड बॉल्स के। वो चुपचाप वहां से खिसक गया और जैसे ही बाकी गैंग मेंबर्स वहां पहुंचे वो भीड़ में गायब हो गया। लेकिन वो वहां से भागा नहीं। उसकी नजर ब्रेवहार्ट्स बार के किचन पर पड़ी और वो जान पहचान वाले रास्ते से होते हुए पिछले दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने लकड़ी का दरवाजा खोला एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे वो कांप गया और उस हवा में खून की हल्की हल्की महक थी। उसने अपनी डिवाइनेशन की पावर यूज की और एक कॉइन टॉस किया जिसने उसे एक अंधेरे कोने की तरफ जाने का इशारा दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा खून की महक और तेज होती गई और जब वो उस कोने में पहुंचा तो वहां का नजारा देखते खड़े हो गए। वहां का सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। वो जगह एक इंसानी स्लॉट हाउस लग रही थी। जमीन पर खून से सने इंसानी बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े थे, जांघें, हाथ, पसलियां, एक दिल, आंखें, सब कुछ। दीवार पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। ये नजारा इतना भयानक था कि क्लेन को भी डिस्कम्फर्ट होने लगा। फिर उसकी नजर दीवार पर पड़े कुछ गहरे खरोंचों पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत मोटे और तेज पंजे ने जोर से दीवार को खरोंचा हो। ये पंजे के निशान देखते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे याद आया कि ऐसे निशान म्यूटेंट पाथवे से जुड़े होते हैं, जैसे कि वेयरवुल्फ और म्यूटेंट पाथवे को कौन कंट्रोल करता है। रोज स्कूल ऑफ थॉट। अब सारी कहानी क्लियर हो गई थी। रोज स्कूल ऑफ थॉट ने ही ये ट्रैप लगाया था और शायद उनके ही किसी बियॉन्डर ने गैंग बॉस को मारा और फिर उसी बियॉन्डर को किसी और ने खत्म कर दिया। और इस सब से ये भी इनडायरेक्टली प्रूव हो गया कि मिस शेरॉन और मैरिक सच में रोज स्कूल ऑफ थॉट के भगोड़े हैं। क्लेन शांति से उस सीन से पीछे हटा और वहां से निकलने लगा। वो किसी को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए भेजने वाला था ताकि कोई आम आदमी ये सीन देखकर डर न जाए। जैसे ही वो गली के एंड पर पहुंचा उसने देखा कि एक भूरे रंग की कैरिज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है और वो कैरिज बाकी गाड़ियों की तरह आगे नहीं बढ़ी बल्कि ठीक क्लेन के सामने आकर रुक गई। क्लेन तुरंत अलर्ट हो गया लेकिन उसे अपनी किसी भी इंट्यूशन से खतरे का सिग्नल नहीं मिला। तभी कैरिज की खिड़की खुली और अंदर से एक पीला चेहरा बाहर आया जिसकी आंखों में एक पागलपन और गहरी नफरत छिपी थी। क्लेन उसे पहचान गया। ये मैरिक था, मिस शेरॉन का साथी जो ज़ॉम्बीज कंट्रोल करता है। उसने क्लेन को कैरिज में आने का इशारा किया। क्लेन एक पल के लिए हिचकिचाया लेकिन तभी मैरिक के पीछे से एक और फिगर सामने आई। वो मिस शेरॉन थी। सोचा अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो वो दीवार के पीछे से भी निकलकर मुझ पर हमला कर सकती थी। उसे कैरिज बनाने की जरूरत नहीं थी। ये सोचकर वो हिम्मत करके कैरिज में बैठ गया। कैरिज धीरे धीरे चलने लगी पर ये कहाँ जा रही थी किसी को नहीं पता था। शेरॉन ने सीधे सीधे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए थे? क्लेन ने भी ईमानदारी से जवाब दिया, मैं आप दोनों से कांटेक्ट करना चाहता था ताकि पूछ सकूं कि क्या आपके पास मिस्टिसिज्म पर कोई एडवांस बुक्स हैं। मुझे ऐसी नॉलेज की कमी है। मैरिक अपनी नफरत भरी आंखों से उसे घूरता रहा और बोला, हमारे पास बहुत नॉलेज है जैसे कि शामन किंग क्लारमन की बुक ऑफ सीक्रेट्स, लेकिन तुम बदले में क्या दे सकते हो? क्लेन ने कहा, मैं गोल्ड पाउंड्स दे सकता हूं या आपको कुछ और चाहिए? इस पर खूबसूरत लेकिन एक्सप्रेशनलेस चेहरे वाली शेरॉन ने उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, हेल्प, हम बाटे में तुम्हारी हेल्प लेंगे। और इसी सस्पेंसफुल नोट पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अब क्लेन को उनकी क्या मदद करनी होगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो भाई कहानी में आगे शेरॉन और मैरिक क्लेन से मिलने आते हैं और उससे एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड कहते हैं। अब क्लेन ये वर्ड मन में रिपीट करता है और एक पल के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसकी सोच ये थी कि जब शेरॉन ने उसे 3 दिनों तक प्रोटेक्ट करने का मिशन लिया था तो वो मेनली पैसों के लिए था। अब सोचो एक सीक्वेंस 5 का एक्सपर्ट इतने छोटे से काम के लिए मान जाए, ये अपने आप में एक बहुत रेयर बात थी। उस वक्त क्लेन अपनी जान बचाने के लिए इतना डेस्परेट था कि वो किसी भी उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए वो आज भी शेरॉन का बहुत शुक्रगुजार था कि उसे इतने पावरफुल बियॉन्डर की हेल्प मिली, भले ही वो पैसों के लिए थी। लेकिन बात बस यहीं तक थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन दोनों के लिए अपनी जान किसी अनजान और खतरनाक सिचुएशन में दांव पर लगा देगा। ये बात मुझे क्लेन की काफी सही लगी। मतलब प्रैक्टिकल होकर सोचना बहुत जरूरी है। अब क्लेन का ओरिजिनल प्लान क्या था वो मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ। उसका गोल था अलग अलग सोर्सेज से मिस्टिसिज्म की नॉलेज इकट्ठा करना। पहला सोर्स था लिटिल सन, जिसकी नॉलेज कैटक्लिम से भी पहले की यानी एंशिएंट गॉड्स के टाइम की थी, जो आज के गॉड से बिल्कुल अलग थी। तो क्लेन को पता था कि उस नॉलेज को बिना वेरीफाई किए यूज करना बहुत रिस्की हो सकता है। दूसरा सोर्स था द हैंगमैन, जो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का एक बड़ा मेंबर था। तो उसके पास ऑर्थोडॉक्स यानी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो नॉलेज लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के डोमेन से जुड़ी थी, जो क्लेन के लिए शायद सूटेबल नहीं होती। इसलिए क्लेन का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट थे शेरॉन और मैरिक, जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रह चुके थे। उनके पास जो नॉलेज थी वो वाइल्ड बियॉन्डर्स के लिए परफेक्ट थी, मतलब अनऑर्थोडॉक्स और काफी इफेक्टिव। क्लेन का प्लान था कि वो इन तीनों सोर्सेज से नॉलेज लेकर मिस्टिसिज्म का एक ऑलराउंडर बन जाएगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल था वापस अर्थ पर लौटना। और इस गोल के लिए जितनी ज्यादा और गहरी नॉलेज हो उतना अच्छा। खैर, ये सब सोचने के बाद क्लेन शेरॉन और मैरिक की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मुझे पहले ये जानना होगा कि तुम्हें मुझसे किस तरह की हेल्प चाहिए, तभी मैं कुछ डिसाइड कर सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को मजाक में नहीं ले सकता और ना ही ऐसा करना पॉसिबल है।
शेरॉन, जिसने एक छोटी सी ब्लैक हैट पहनी हुई थी, धीरे से सिर हिलाकर क्लेन की बात से एग्री करती है। तभी मैरिक थोड़ा आगे झुकता है, अपनी बात शुरू करता है। हम ओरिजिनली एक बहुत पुराने और सिक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, ये तो मैं गेस कर ही सकता था। क्लेन अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन बनाए रखता है। मैरिक आगे बताता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन 5th एपक की शुरुआत में बनी थी, लेकिन इसकी जड़ें 4th एपक से भी पहले कैटक्लिज्म के टाइम तक जाती हैं। क्लेन मन में सोचता है, हाँ मुझे पता है, रोज स्कूल ऑफ थॉट है ना, म्यूटेंट किंग के जमाने का। मैरिक आगे एक्सप्लेन करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की विल गॉड को मानती है और उनका बिलीफ है कि मैजिक एक ऐसी आर्ट है जिससे तुम अपनी विल पावर के हिसाब से चीजें बदल सकते हो, और उनकी विल पावर आती है अलग अलग तरह के डिजायर्स यानी इच्छाओं से। इसी फिलॉसफी की वजह से वो लोग बहुत पुराने और खूनी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे लोगों की स्किन उतारना, बच्चों के स्कल्स को रिचुअल में यूज करना और अपने फॉलोअर्स को हर तरह के डिजायर्स को खुलकर रिलीज करने के लिए उकसाना। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कितना भयानक होगा वो सब, मैरिक कहता है। हम उनकी ये क्रूरता एक्सेप्ट नहीं कर पाए और हमें लगा कि डिजायर्स को हैंडल करने का उनका तरीका बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए हम वहां से भाग निकले। प्रॉब्लमेटिक, क्लेन को ये वर्ड थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रोज स्कूल ऑफ थॉट अपने खूनी रिचुअल्स के लिए फेमस था, तो इसमें नया क्या था। तभी शेरॉन अपनी शांत आवाज में जवाब देती है, उनका तरीका है इच्छाओं को एंजॉय करना और उन्हें जला देना, और हमारी फिलॉसफी है उन्हें दबाना और कंट्रोल करना। तो ये बात है। क्लेन को तुरंत प्रिजनर सीक्वेंस की एक्टिंग मेथड याद आ जाती है, जिसमें लिखा था कि डिजायर्स को दबाना पड़ता है, उन्हें कैद करना पड़ता है। उसे हैरानी होती है कि अगर रोज स्कूल ऑफ थॉट प्रिजनर पाथवे को फॉलो करता है तो शेरॉन और मैरिक की फिलॉसफी ही तो सही है, फिर बाकी मेंबर्स को ये बात समझ क्यों नहीं आई। मैरिक की कंफ्यूजन देखकर समझाता है, उन पर उसी विल गॉड का असर है। उन्हें लगता है कि डिजायर्स में डूबने से उनकी विल पावर और मजबूत होती है, जबकि हमारा मानना है कि डिजायर्स को हमेशा दिल में दाकर रखना चाहिए, जैसे जमीन के नीचे आग और लावा, और सिर्फ जरूरत के समय उसे बाहर निकालकर टेरिफाइंग पावर हासिल करनी चाहिए। सिंपली कहें तो एक तरफ लस्ट है और दूसरी तरफ एब्स्टेंस, यानी एक तरफ भोग दूसरी तरफ संयम। क्लेन सोचता है कि ये तो अजीब बात है, ईविल गॉड का असर उसके अपने ही पाथवे की जरूरत के खिलाफ जार गड़बड़ है। इसमें वो फिर पूछता है, तो तुम लोग भागकर बैकलैंड आ गए और अब वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं क्या? गली में जो आदमी मरा था वो तुम्हारी वजह से फंसा था? मैरिक तुरंत जवाब देता है, हमने उसे नहीं फंसाया, वो किसी और वजह से खुद ही इसमें शामिल हो गया था। लेकिन मैरिक ने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब था कि वो लोग सच में उनका पीछा कर रहे हैं। क्लेन सोचता है, तो तुम लोग बैकलैंड से भाग क्यों नहीं जाते? और भी तो बड़े शहर है, इसका मर कोई वजह है कि तुम लोग बैकलैंड नहीं छोड़ सकते। खैर, क्लेन कहता है, ठीक है मुझे सिचुएशन समझ आ गई, अब बताओ तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए। मेरा सीक्वेंस ज्यादा हाई नहीं है और मैं किसी पावरफुल बियॉन्डर को भी नहीं जानता, मैं सीधे उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लड़ सकता। तभी शेरॉन शांति से जवाब देती हैं, हमारा सपोर्ट बनो एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर को मारने के लिए एक साथ। क्लेन ये सुनकर हैरान रह जाता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ के होते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें पकड़ने के लिए सिर्फ एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर भेजा है। शेरॉन जवाब देती है, उसके पास एक सील्ड आर्टिफैक्ट है जो मुझे बहुत बुरी तरह से रोकता है। वैसे इस मामले का इंचार्ज एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर है। मैरिक आगे जोड़ता है, लेकिन हमने जानबूझकर कुछ क्लूज छोड़कर उसे कहीं और भेज दिया है। अगर हम पास के एरिया के इंचार्ज को मारकर वो सील्ड आर्टिफैक्ट छीन सकें तो हम तुरंत भेस बदलकर भाग जाएंगे और फिर हमें पकड़े जाने का डर नहीं रहेगा। क्लेन सिर हिलाता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूं? मैं तो इतना वीक दिखता हूं। और टारगेट एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर है जिसके पास पावर और एक अजीब सील्ड आर्टिफैक्ट दोनों हैं। शेरॉन उसकी नीली आंखों में देख पूरे यकीन के साथ करती है, तुम सिर्फ सीक्वेंस 9 नहीं हो, तुम बहुत स्पेशल हो। हाँ, क्लेन सिर्फ एक सूखी हंसी के साथ जवाब दे पाता है। शेरॉन फिर कहती है, इसके अलावा तुम्हारे पास वो आंख भी है। वो आंख? क्या मतलब है रोजागो का ऑल ब्लैक आइन? धीरे सिर हिलाता है। वो कहता है, लेकिन मैं उसकी पावर का बस एक छोटा सा हिस्सा ही यूज कर सकता हूँ और ट्रू क्रिएटर के करप्शन की वजह से उसका ज्यादा असर नहीं होता, उतना ही काफी है। शेरॉन हमेशा की तरह कम शब्दों में जवाब देती है। मैरिक एक्सप्लेन करता है, हम जिस सीक्वेंस 5 बियॉन्डर से डील कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शेरॉन जैसी ही हैं। सिर्फ तुम्हारी वो आंख ही उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। फिर शेरॉन प्लान बताती है, मैरिक पहला चारा होगा, मैं दूसरी, और तुम वो हंटर होगे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैं एब्सोल्यूट सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन तुम हम दोनों से ज्यादा सेफ रहोगे। प्लान तो सिंसियर लग रहा है, लेकिन मुझे इसे डिवाइनेशन से चेक करना होगा। क्लेन कुछ सेकंड सोचता है और फिर कहता है, मैं पहले उस बियॉन्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स और सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। माहौल काफी सीरियस है और शेरॉन हमेशा की तरह अपनी ब्लैक ड्रेस में एकदम शांत भूब्स दे रही हैं। मैरिक, जो थोड़ा सा सनकी दिखता है, वो अपनी बात शुरू करता है। वो क्लेन से पूछता है, तुम प्रिजनर पाथवे के बारे में जानते हो ना? क्लेन भी पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोलता है, हाँ मैंने इसके बारे में बियॉन्डर सर्कल्स में सुना है। लेकिन मन ही मन में वो सोच रहा होता है कि ये बियॉन्डर सर्कल्स असल में नाइट हॉक्स और टेरो क्लब ही हैं।
मतलब क्लेन ने अपना होमवर्क किया हुआ है, या कम से कम दिखा तो रहा है। मैरिक ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, जैसे कोई पुरानी बात याद कर रहा हो। फिर वो अपने बिखरे हुए बालों में हाथ फेप्लेन करना शुरू करता है और यहीं से हमें इस खतरनाक पाथवे की डिटेल्स मिलती हैं। वो बताता है कि सीक्वेंस 9 प्रिजनर ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी और सेंसेस तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक पागलपन छिपा होता है। वो किसी भी चीज से किसी को भी मार सकते हैं, मतलब क्रिमिनल टेक्निक्स में एक्सपर्ट होते हैं, एकदम शांत दिखने वाला साइको टाइप। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि मैरिक एक ऐसी बात बताता है जो क्लेन को भी नहीं पता थी। वो कहता है कि इसका अगला सीक्वेंस है लूनेटिक, यानी कि पागल, और ये इन्फॉर्मेशन इतनी सीक्रेट कि 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये सुनकर मुझे लगा कि जिस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग भागे हैं वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उनके मेंबर्स की बॉडी और सोल दोनों पर एक तरह का बाइंडिंग होता है, जिससे उन पर डिवाइनेशन या मीडियमशिप जैसी चीजें काम नहीं करती। तभी तो मैरिक और शेरोन को वहां से भागने में इतना टाइम लग गया। मैरिक आगे बताता है कि एक लूनेटिक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपनी मर्जी से अपनी समझदारी को साइड में रखकर अपनी इच्छाओं को हावी होने दे सकता है, और ऐसा करने से उसे हर चीज में जबरदस्त पावर और एनहांसमेंट मिलती है। बस इस दौरान उसके सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। क्लेन मन में मजाक करता है, मतलब मैं तुम्हें मारने से पहले ही खुद को खत्म कर दूंगा ताकि तुम मुझे ना मार सको। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन खतरनाक पावर थी। और मैरिक बताता है कि इसी सीक्वेंस से उनका श्राप भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। लूनेटिक्स बहुत आसानी से अपना कंट्रोल खो देते हैं, जो कि ऑब्वियस भी है। अगर कोई बंदा बार बार अपनी मेंटल स्टेट के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके आउट ऑफ कंट्रोल होने का रिस्क तो बढ़ेगा ही। क्लेन ये सब सुनकर शेरोन की तरफ देखता है और सोचता है कि वो प्रिजनर या लूनेटिक स्टेज में कैसी दिखती होगी, लेकिन शेरोन हमेशा की तरह शांत और एकदम इथेरियल बनी रहती है। इसके बाद मैरिक अगला सीक्वेंस बताता वेयरवुल्फ। क्लेन सोचता है कि ये सीक्वेंस तो जितना उसने सोचा था उससे काफी लोअर निकला, सिर्फ सीक्वेंस 7। मैरिक बताता है कि एक वेयरवुल्फ पूरी तरह से श्रापित होता है। हर पूर्णिमा की रात जब चांद लाल होता है वो अपनी समझ खो देता है। उसके शरीर पर काले बाल उगाते हैं, खून की प्यास अपने पीक पर पहुंच जाती है। उसकी आवाज में एक दर्द था, जैसे वो अपने उन बुरे दिनों को याद कर रहा हो। एक वेयरवुल्फ के पास जबरदस्त हीलिंग एबिलिटीज, भयानक ताकत और स्पीड होती है। उसके पंजे और दांत किसी भी बियॉन्डर वेपन से कम नहीं होते, और उनमें जहर भी होता है। और तो और वो डार्कनेस से जुड़े कुछ स्पेल्स भी जानते हैं। अगर उनके जहर से कोई इंसान इन्फेक्ट हो जाए तो कुछ टाइम बाद वो भी एक वेयरवुल्फ जैसा मॉन्स्टर बन जाता है। मतलब सीक्वेंस 7 के लेवल पर वेयरवुल्फ काफी पावरफुल था, और इसका कर्स ये था कि हर पूर्णिमा पर मर्डर करने की इच्छा को दबाते दबाते धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोने लगता है। क्लेन फिर से शेरोन की तरफ देखता है और उसे वेयरवुल्फ फॉर्म में इमेजिन करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरोन की ठंडी नजरें देखकर वो डर के मारे अपनी गर्दन वापस घुमा लेता है। मुझे ये सीन काफी फनी लगा। क्लेन की क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ जाती है। अब मैरिक अपने सीक्वेंस के बारे में बताता है। मैं सीक्वेंस 6 ज़ॉम्बी हूँ। ये सुनकर क्लेन के दिमाग की बत्ती जलती है। ओह, तो इसलिए तुम गोलियों से नहीं डरते? क्योंकि कास्पर्स ने उसे बताया था कि मैरिक पर गोलियों का असर नहीं होता। मैरिक बताता है कि उसकी बॉडी स्टील जितनी हार्ड है, अगर कोई रिवॉल्वर से इसके सिर पर भी गोली मारे तो उसे बस थोड़ा चक्कर आएगा। उसकी डिफेंस तोड़ने के लिए एक ही जगह पर 5 बार गोली मारनी पड़ेगी। अभी इस टूट भी गया तो भी एक ज़ॉम्बी को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसके अलावा उसके पास डेथ रिलेटेड स्पेल्स हैं। वो ज़ॉम्बीज और घोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसका कर्स और भी खतरनाक था। उसे हमेशा इंसानों के ताजे खून और मांस की प्यास लगी रहती है, और पूर्णिमा की रात यह हालत बहुत सीरियस हो जाती है। अगर वो खुद पर कंट्रोल करता है तो वो इतना दर्द में होता है कि लड़ नहीं पाता, और अगर कंट्रोल छोड़ देता है तो उसके ऑफ कंट्रोल होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये सब सुनकर क्लेन को एहसास होता है कि बाकी पाथवेज के बियॉन्डर्स तो इनके मुकाबले काफी बेहतर हैं। फिर मैरिक शेरोन की तरफ देखता है और शेरोन अपनी हल्की सी आवाज में कहती है, सीक्वेंस 5 रेत, यानी एक पावरफुल आत्मा या भूत। मैरिक एक्सप्लेन करता है कि एक रेत अपनी बॉडी को सचमुच एक भूत में दीवारों के आर पार जा सकता है, शीशों में छिप सकता है और सीधा दुश्मन की आत्मा पर अटैक कर सकता है। और नॉर्मल रेट्स के उलट इन्हें स्पिरिट विजन से भी देखना बहुत मुश्किल होता है। और इनका कर्स पूर्णिमा की रात या तो उन्हें इंसानी आत्माओं को खाना पड़ता है या फिर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और पहला ऑप्शन चुनने का मतलब है किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होने की कगार पर खड़े रहना। और तभी कहानी में असली ट्विस्ट आता है जब शेरोन कहती है, हमारा टारगेट भी एक रेत है। ये सुनकर क्लेन का दिल धक से रह जाता है। उसकी ज्यादातर पावर्स रिवॉल्वर और आग पर डिपेंड करती हैं, और वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ने जा रहा था जिस पर इन चीजों का कोई खास असर नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में कहे तो क्लेन भूतों से डरता था और अब उसे एक भूत से ही लड़ना था। फिर वो पूछता है, तो उस सील्ड आर्टिफैक्ट का क्या असर है? तुम लोग उससे इतना क्यों डर रहे हो? मैरिक का चेहरा उदास हो जाता है और वो बताता है कि उस आर्टिफैक्ट का स्कारलेट लूनार कोरोना। वो आर्टिफैक्ट अपने आसपास एक पूर्णिमा जैसा माहौल बना देता है। अब जो लोग पहले से इस पाथवे पर
कोड और ट्विस्टेड हो चुके हैं, जैसे कि उनका दुश्मन। उन्हें तो इससे जबरदस्त पावर मिलती है, लेकिन मैरिक और शेरोन जो अपनी इंसानियत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कमजोर होकर अपनी लड़ने की एबिलिटी खो देते हैं। मतलब उन्हीं पाथवे की पावर उन्हीं के खिलाफ यूज हो रही थी। और जो भी उस स्कारलेट लूनार कोरोना को पहनता है, वो पूर्णिमा के असर से इम्यून हो जाता है। उसे खतरनाक स्पीड और हीलिंग मिलती है, लेकिन उसका भी एक साइड इफेक्ट है। पहनने वाले का खून धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लगता है, और अगर वो टाइम पर किसी जिंदा इंसान का खून ना पिए तो वो जानी के एंड में शेरोन बताती हैं कि उनके टारगेट स्टीव के साथ एक ज़ॉम्बी जेसन और एक वेयरवुल्फ टायर भी हैं, लेकिन उनका मेन फोकस स्टीव को खत्म करना है। और डील ये थी कि अगर वो कामयाब होते हैं तो स्टीव का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मैरिक को मिलेगा, स्कारलेट लूनार कोरोना शेरोन को, और बाकी का सारा माल और बुक ऑफ सीक्रेट्स क्लेन को एज अ पेमेंट मिलेंगे। अब क्लेन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक ऐसा मिशन जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को एक्सप्लॉइट कर सकता था। तो पिछले चैप्टर में देखा था कि क्लेन को मैरिक और शेरन से एक बहुत ही सीक्रेट और खतरनाक मिशन का ऑफर मिला था, और इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां क्लेन अभी भी उस ऑफर के बारे में सोच रहा है। और भाई साहब, ऑफर ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि इतना जबरदस्त था कि क्लेन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे रिवॉर्ड में एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिल रही थी, जो कि मतलब एक जैकपॉट जैसा था। ऊपर से एक पावरफुल सीड आर्टिफैक्ट और बाकी छोटी मोटी चीजें अलग। मतलब ये इतना बड़ा रिवॉर्ड था कि कोई भी बियॉन्डर इसके लिए अपनी जान तक दे सकता है। सिचुएशन ये थी कि क्लेन अब दिल में उठ रहे लालच को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम कूल दिखने की एक्टिंग कर रहा था, जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन अंदर से तो भाई का दिमाग घूम गया था। उसने एकदम प्रोफेशनल टोन में पूछा, तुम्हारी कंडीशंस तो ठीक हैं, लेकिन ये शामन किंग क्लारमन है कौन, और उसकी बुक ऑफ सीक्रेट्स में आखिर ऐसा क्या है? देखो, रिवॉर्ड चाहे कितना भी बड़ा हो, मिशन की पूरी डिटेल जानना तो जरूरी है ना। यही बात क्लेन को एक स्मार्ट प्रोटैगोनिस्ट बनाती है। वो लालच में अंधा नहीं होता। मैरिक, जो पहले से ही थोड़ा परेशान लग रहा था, अपने सिर को सहलाते हुए बताता है, कहता है कि शामन किंग एक हाई सीक्वेंस जॉब का नाम भी है, और उन लोगों के लिए एक टाइटल भी जो डार्कनेस, मून और मिस्टीरियस पावर्स के मास्टर होते हैं। और क्लारमन वो दोनों था। वो 5th इपोक के टाइम पर सदर्न कॉन्टिनेंट में एक्टिव था, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। शायद किसी चर्च उसे मार दिया, या शायद वो कहीं छिपकर अपनी मौत मर गया, किसी को नहीं पता। और उसकी सीक्रेट्स, वो तो भाई नॉलेज का खजाना थी। उसमें सीक्रेट रिचुअल्स, एल्केमी, एस्ट्रोलॉजी, सिंबोलिज्म, मतलब मिस्टिसिज्म की हर फील्ड का ज्ञान भरा पड़ा था। मैरिक ये भी बताता है कि अगर ये बुक किसी नॉर्मल इंसान के हाथ लग जाए तो वो भी बिना पोषण पिए कुछ हद तक बियॉन्डर वाली हरकतें कर सकता है। लेकिन इसका एक खतरनाक साइड था, वो धीरे धीरे मेंटली बीमार हो जाएगा, मतलब पागल हो जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की स्पिरिचुअलिटी इतना सारा सीक्रेट नॉलेज हैंडल नहीं कर सकती। ये सुनकर क्लेन के मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि यही वो चीज थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, अपने नॉलेज को बढ़ाने की बात। मिशन जितना फायदेमंद था उतना ही खतरनाक भी। वो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से पंगा लेने वाला था। यह कोई बच्चों का खेल नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद क्लेन एक समझदारी वाला फैसला लिया। उसने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये एक बहुत सीरियस और डेंजरस मामला है, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकता। उसने कहा कि वो कल सुबह 9 बजे अपना जवाब देगा, और उन्हें उसके घर का एड्रेस तो पता ही है। यह बोलते बोलते क्लेन को अचानक टेंशन होने लगी। अब सोचो, इन लोगों ने उसे अपने इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स बता दिए। अगर वो मिशन के लिए मना कर देता तो क्या वो उसे जिंदा छोड़ते? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे चुप कराने के हमेशा के लिए साइलेंस कर देंगे, या फिर जब तक वो हाँ नहीं बोलता तब तक उस पर नजर रखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो ग्रे फॉग के ओर जाकर डिवाइनेशन कैसे करेगा? यह सीन बहुत ही ज्यादा इंटेंस था, क्योंकि क्लेन सच में एक खतरनाक सिचुएशन में फंस गया था। लेकिन तभी शेरन जब तक चुपचाप बैठी थी, एक फोल्ड किया हुआ पेपर निकालती है। वो एक ऑरेंज येलो कलर का पेपर था, जिस पर सन जैसे कई सारे सिंबल्स बने हुए थे। उस पेपर को देखती जान में जान आई, क्योंकि वो उसे पहचान गया था। वो था नोटरी सर्टिफिकेट। यह वही मिस्टिकल आइटम था जो उन्हें रोसागो से मिला था, और शेरन ने इसे अपने पास रख लिया था। इसका काम होता है एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाना जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। शेरन वो सर्टिफिकेट क्लेन को देती है और कहती है, यहाँ अपना हाथ रखो और प्रॉमिस करो कि तुमने जो कुछ भी सुना है वो किसी को नहीं बताओगे। क्लेन ने एक गहरी सांस ली और सीरियसली सिर हिलाया। ठीक है। उसने सर्टिफिकेट पर अपना हाथ रखा और कसम वो शेरन की और मैरिक से मिली कोई भी जानकारी किसी को नहीं देगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सर्टिफिकेट पर बने सिंबल्स एक एक करके चमकने लगे और आखिर में एक सील जैसी इमेज बनकर उसके हाथ से होते हुए पेपर पर छप गई। उसे एक इनविजिबल कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे वो उस प्रॉमिस से बंध गया हो। यह देखकर क्लेन को भी तसल्ली हुई कि ये लोग प्रोफेशनल हैं और उसे मारने का कोई इरादा नहीं रखते। उसके बाद शेरन बिना कुछ कहे गायब हो जाती है। अपने रैथ वाले स्टाइल में भी क्लेन को एक शांत गली में उतार देता है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उनका ड्राइवर एक ज़ॉम्बी था और अटेंडेंट एक शैडो, मतलब फुल मैरिक स्टाइल। वहां से निकलने के बाद क्लेन सीधा अपने घर नहीं गया। वो पहले ईस्ट बोरो वाले अपने छोटे से अपार्टमेंट में गया और फिर मिन्स्क स्ट्रीट वाले घर लौटा।
यह सब वो इसलिए कर रहा था ताकि अगर कोई उस पर नजर रख रहा हो तो उसे लगे कि वो एक नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा है। घर पहुंचकर उसने जानबूझकर 2 बार डिवाइनेशन करने की एक्टिंग की। उसे पता था कि शेरन जैसी रैथ या उसका टारगेट स्टीव दोनों ही डिवाइनेशन और एंटी डिवाइनेशन में माई हैं, तो असली जवाब तो वैसे भी नहीं मिलेगा। ये सब बस एक दिखावा था, एक परफॉर्मेंस थी। असली खेल तो शुरू हुआ के 4:10 पर जब दुनिया सो रही थी। क्लेन अचानक उठा, उसने रिचुअल सेट किया और खुद को समन किया। मतलब वो ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। वही उसकी असली सेफ जगह थी जहां कोई उसे देख नहीं सकता था। वहां उसने फिर से वही 2 डिवाइनेशन किए। पहला, क्या मुझे यह कमीशन एक्सेप्ट करना चाहिए? पेंडुलम क्लॉकवाइज घुमा, मतलब हाँ कर सकते हो पर जरूरी नहीं है। दूसरा, क्या यह मिशन खतरनाक है? इस बार पेंडुलम टिक और बहुत तेजी से घूमा, जिसका मतलब था कि खतरा तो है और काफी बड़ा खतरा है, लेकिन अगर सही से हैंडल किया गया तो जानलेवा नहीं है। यहीं पर क्लेन को एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है अपने मैजिशियन सीक्वेंस के बारे में। उसे समझ आता है कि पोशन का नाम मेज या विजार्ड नहीं, मैजिशियन क्यों है, क्योंकि एक मैजिशियन को सिर्फ मैजिक ही नहीं बल्कि परफॉर्म भी करना होता है। उसकी एक्टिंग का एक प्रिंसिपल था, नेवर परफॉर्म अनप्रिपेयर्ड, जिसका मतलब सिर्फ तैयारी करना नहीं बल्कि सही मौका मिलने पर परफॉर्म करना भी है। यह मिशन उसके लिए एक ग्रैंड परफॉर्मेंस देने का मौका था, एक ऐसा स्टेज जहां वो अपनी स्किल्स दिखा सकता था और अपनी एक्टिंग को डाइजेस्ट कर सकता था। मेरे हिसाब से ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां क्लेन ने सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि अपनी बियॉन्ड आइडेंटिटी को भी पूरी तरह से अपना लिया था। यह फैसला करने के बाद उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। उसने सोचा तो फिर एक ग्रैंड परफॉर्मेंस हो जाए। अगली सुबह 9 बजे उसने अपनी पॉकेट वॉच देखी और फिर खाली लिविंग रूम की तरफ मुंह करके बोला, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। कंडीशंस वही रहेंगी जो तुमने बताई थी, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ और दिन चाहिए। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था, लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज गूंजी, ठीक है, जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाए तो बार में आ जाना। शेरन सुन रही थी और क्लेन का सबसे बड़ा और खतरनाक परफॉर्मेंस अब शुरू होने वाला था। तो कहानी शुरू होती है बैकलैंड के सबब्स में एक पुरानी 3 मंजिला वीरान मेडिकल स्कूल की बिल्डिंग से। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन कोहरे और बादलों ने पूरे शहर को ऐसे ढक आने वाला था मानो कोई बढ़ल पहले से ही काफी क्रीपी और डरावना था, एकदम हॉरर मूवी वाला सीन। इस जगह पर हमारी ऑड्री दूसरी बार आई थी, इसलिए वो पहले की तरह नर्वस नहीं थी। उसने सर्जिकल कैप और बड़ा सा मास्क पहना हुआ था और वो एक प्रो की तरह आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन उसके साथ जो विस्काउंट ग्लेंड था, भाई उसकी तो हालत खराब हो रही थी। वो डरते हुए फुसफुसाता है, यार ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही, कहीं यहाँ सच में भूत वूत तो नहीं है? अब देखो, ग्लेंट बस आधा अधूरा ही बियॉन्डर सर्कल में आया था, उसने ज्यादा कुछ देखा नहीं था, तो उसे सच में यकीन प्रेत होते भी हैं या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे डर नहीं लग रहा था। भाई की तो हवा टाइट थी। ये सुनकर फॉर्स को हंसी आ जाती है और वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है, इस गैदरिंग में ज्यादातर लोग बियॉन्डर्स हैं, अगर सच में कोई भूत मिल गया ना तो वो लोग दुखी नहीं बल्कि खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो वो या तो कोई कीमती इंग्रेडिएंट होगा या फिर एक नया सर्वेंट। ये सुनकर ग्लेंट थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन तभी फॉर्स एक और लाइन जोड़ दे के, हाँ लेकिन मैं सिर्फ कमजोर भूतों की बात कर रही हूँ। अगर कोई सच में पावरफुल शैडो हुआ ना तो वो यहाँ मौजूद है, एक इंसान को बिना आवाज किए मार सकता है और तुम भाग भी नहीं पाओगे, बस इन्हीं 3 फ्लोर्स के बीच ती की तरह घूमते रह जाओगे। इस बात जियो भी सिर हिलाते हुए अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है, मैं एक बार ऐसे ही एक प्रेत का सामना कर चुकी हूँ। एक कब्रिस्तान में मैं गोल गोल घूम रही थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और उस दौरान कुछ लोग बिना किसी वजह के अपना सिर घुमाते थे और बस वहीं उनकी मौत हो जाती थी। अगर हम में से एक बियॉन्डर के पास संचार नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। अब ये सब सुनकर तो विस्काउंट ग्लेंट की हालत और भी ज्यादा पतली हो गई। वो कांपने लगा और जैसे ही ठंडी हवा से एक सूख टहनी खिड़की शीशे से टकराई तो लगभग चीखी पड़ा था। वो तो डर के मारे फॉर्स और जियो से एकदम चिपक कर चलने लगा। ऑड्री ये सब देखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी और मन में सोच रही थी, मैंने तो मिस्टर फूल से बात की है जो लगभग एक देवता जैसे हैं। मैं सिटी ऑफ सिल्वर के बारे में जानती हूँ, मैंने हर तरह के भयानक मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनी हैं, मैं इन छोटे मोटे भूतों से क्यों डरूंगी। लेकिन फिर वो खुद को ही टोकती है, वैसे मैंने सच में आज तक कोई भूत देखा? ऑड्री क्या सोच रही हो? ऐसी चीजों से दूर ही रहना अच्छा है। खैर ये चारों जल्दी जल्दी चलकर गैदरिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। अंदर घुसने से पहले फॉर्स जियो के कान में फुसफुसाती है, वाह क्या एक्टिंग की तुमने, मस्त कहानी बनाई उसे डराने के लिए, देखो तो बेचारे का चेहरा कैसे सफेद पड़ गया है। इस पर जियो एकदम ब्लैंक फेस के साथ जवाब देती है, मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, ये सच में मेरे साथ हुआ था बैकलैंड आने से पहले। ये सुनते ही फॉर्स के होश उड़ गए। क्या सच में? जियो कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। और भाई ये सुनते ही फॉर्स खुद भी कांपने लगती है। अब ग्लेंट से तो उस डरावने कॉरिडोर में एक पल भी नहीं रुका जा रहा था। उसने आगे बढ़कर गैदरिंग वाले रूम का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही जो सीन सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा पुल था जिसमें पीले रंग का कोई लिक्विड भरा हुआ था। उस लिक्विड में
इंसानी लाशें तैर रही थीं, कुछ लाशें पूरी तरह से नेकेड थी, कुछ सही सलामत थी तो कुछ की आधी स्किन उधड़ी हुई थी। ये देखकर ग्लेंट की एक जोरदार चीख निकल जाती है। आ रहा। उसकी चीख सुनते ही कमरे में मौजूद सब लोग उसे घूरने लगते हैं। ये सब लोग व्हाइट कोट, सर्जिकल कैप और मास्क पहने हुए थे, एकदम किसी क्रेजी साइंटिस्ट की तरह। ग्लेंट तो डर के मारे भागने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि ऑड्री फॉर्स और जियो से इग्नोर करके अंदर चले गए जैसे वो उसे जानते ही नहीं, तो उसे रुकना पड़ा। वो बेचारा किसी तरह हिम्मत करके उनके पीछे पूल से जितना दूर हो सके उतनी दूर जाकर बैठ गया। कुछ मिनटों बाद व्हाइट कोट वाला आदमी आगे आया। उसने एक हुक वाले पोल से एक लाश को पूल से बाहर निकाला और उसे सीधा जमीन पर घसीट लिया। फिर उसने अपनी जेब से एक सर्जिकल नाइफ निकाला, उस लाश का पेट चीर दिया और जैसे ही उसने पेट चीरा उसके अंदर से एक ठंडी और भारी आवाज आई, गैदरिंग शुरू की जाए। भाई साहब, ये सीन तो नेक्स्ट लेवल का क्रीपी था। ग्लेंट तो लगभग उल्टी ही करने वाला था। गैदरिंग चलती रही, लोग चीजें खरीद बेच रहे थे और फिर आखिर में ऑड्री ने अपनी डिमांड की, मुझे स्पेक्टेटर पोशन का फॉर्मूला चाहिए। ये सुनते ही कई लोगों की नजरें उस पर पड़ी, लेकिन जल्दी ही हट भी गईं। काफी देर तक शांति छाई रही, मतलब उसे फॉर्मूला नहीं मिला। गैदरिंग खत्म होने के बाद सब लोग वापस अपनी कैरिज में बैठे थे। विस्काउंट एकदम निराश होकर, यार कुछ भी नहीं मिला। इस गैदरिंग ने उसे इतना डरा दिया था और फिर भी उसे अपने इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले। फोर्स उसे समझाती है ये नॉर्मल है, कभी कभी सही चीज मिलने के लिए लक या बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। देखो ना, मिस ऑड्री को भी तो अपना फॉर्मूला नहीं मिला। और उसे दिलासा देती है कि वो अपने घर के वॉल्ट में चेक करेगी। तभी जियो अचानक सीधी होकर बैठ जाती है और कहती है, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनते ही सब अलर्ट हो जाते हैं। एक ट्रैकर उनके पीछे था, लेकिन ऑड्री का दिमाग देखो, वो तुरंत सिचुएशन को एनालाइज कर लेती है। हमारा पीछा क्यों? हमने तो बस एक छोटा सा आइटम बेचा है, हमसे ज्यादा अमीर लोग भी थे वहां। इसका मतलब पीछा करने वाला गैदरिंग का ऑर्गेनाइजर ही हो सकता है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने स्पेक्टेटर पोशन का फॉर्मूला मांगा था। इसका मतलब ये साइकोलॉजी अल्केमिस्ट हैं और वो लोग मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करने से पहले मुझे अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। भाई, ऑड्री का दिमाग सच में बहुत तेज है। उसने तुरंत एक प्लान बनाया और बाकी हो सकता है, तैयार रहो। लेकिन ऐसा प्रिटेंड जैसे हमें कुछ पता नहीं है। अगर हम सेफली घर पहुंच गए तो तुम दोनों चुपके से निकल जाना। अगर हम पकड़े भी गए तो चिंता मत करना, सब जानते हैं कि हम मिस्टिसिज्म के शौकीन हैं। ऑफिशियल बियॉन्डर्स हमें बस एक वार्निंग देकर छोड़ देंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के कांटेक्ट में आने के लिए ये जरूरी था। उनकी कैरिज चलती रही, उन्होंने प्लान के मुताबिक कैरिज भी बदली, लेकिन उन पर कोई अटैक नहीं हुआ। ट्रैकर बस दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। सब अपने अपने घर सेफली पहुंच गए। ऑड्री अपने कमरे में बैठी, थोड़ी नर्वस और थोड़ी एक्साइटेड होकर सोच रही थी, शायद अब 2-3 दिन में साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के लोग मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ कहानी क्लेन पर शिफ्ट होती है। वो पिछले 2 दिनों से एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा था, क्लब जा रहा था, कार्ड्स खेल रहा था और फिर फ्राइडे की रात को 8 बजे उसने अपना आयरन मास्क और ब्लैक रोब पहना और ओल्ड मिस्टर आई ऑफ विजडम की गैदरिंग में चला गया। तो भाई, चैप्टर 334 की शुरुआत होती है एक एक्टिविटी रूम से, जहां बस एक ही कैंडल जल रही है। माहौल दम सीक्रेटिव और मिस्टीरियस है और हमारा हीरो क्लेन हमेशा की तरह फुल अलर्ट मोड में है। अंदर घुसते ही सबसे पहला काम वो ये करता है कि भागने के लिए सबसे आसान रास्ता ढूंढ लेता है। मतलब भाई का सेफ्टी प्रोटोकॉल हमेशा ऑन रहता है। फिर वो आसपास नजर घुमाता है, उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, जैसे कि गैदरिंग का ऑर्गन विजडम और वो मोटा सा एपोथेकारी। क्लेन उसे देखकर मन ही मन सोचता है, अरे ये तो वही सर्कस वाला आदमी है जिसे मैंने स्प्रिंग ऑफ एल्व्स का मैरो क्रिस्टल बेचा था। खैर, वो किसी को शो नहीं होने देता और चुपचाप इंतजार करने लगता है। कुछ मिनटों के बाद आई ऑफ विजडम दीवार पर लगी मैकेनिकल क्लॉक को देखकर कहता है, आज काफी लोग आए हैं, चलो शुरू करते हैं। और उसके बाद खत्म करने से वो मोटा एपोथेकारी एकदम से बोल पड़ता है। वो कहता है, मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए एक बियॉन्डर क्रीचर चाहिए, हो सके तो कोई जानवर हो और पहले से काबू में किया हुआ तो ओ अच्छा, एक जिंदा बियॉन्डर क्रीचर। ये सुनते ही क्लेन का दिमाग चलने लगता है। उसे याद आता है कि इस एपोथेकरी के पास जानवरों के मन की बात पढ़ने की एबिलिटी थी। अब सोचो, एक सिंपल एपोथेकरी ऐसी एबिलिटी रखता है और उसे एक जिंदा बियॉन्डर क्रीचर चाहिए। क्लेन तुरंत कनेक्शन बना लेता है। उसे समझ आ जाता है कि एपोथेकरी के बाद वाला जो सीक्वेंस है वो जरूर जंगली जानवरों को डायरेक्ट करने या उन्हें पालतू बनाने से रिलेटेड होगा। ये छोटी छोटी डिटेल से पूरी पिक्चर बना लेना, यही क्लेन की खासियत है। तभी गैदरिंग में बैठा एक दूसरा बंदा एपोथेकरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कौन बेवकूफ ने पास एक जिंदा बियॉन्डर क्रीचर रखेगा? वो खतरनाक होते हैं और आसानी से पकड़े भी जा सकते हैं। इससे अच्छा तो उन्हें मारकर उनके इंग्रेडिएंट्स निकाल लो। अब एपोथेकरी को ये बात चुभ जाती है और वो बहस करने लगता है, कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है, तुम एक क्रीचर को मारकर ये गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हें वही इंग्रेडिएंट मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। इससे अच्छा तो उसे पालतू बना लो, वो तुम्हारा हेल्पर बन जाएगा और तुम्हारी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। और बोलते बोलते उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उसने अपने सीक्वेंस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है।
वो मन ही मन खुद को कोसता है, अरे यार मैं अपने इस मुंह पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। ये देखकर क्लेन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है क्योंकि उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। खैर जाहिर सी बात है एपोथेकरी की ये रिक्वेस्ट कोई पूरी नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स थे और किसी के पास इतना पैसा या पावर नहीं थी कि वो एक जिंदा बियॉन्डर क्रीचर पाल सकें। ये सीन देखकर क्लेन को टैरोप की मिस जस्टिस की याद आ जाती है जो इतनी अमीर है कि शायद उसने सच में कोई बियॉन्डर क्रीचर पाल रखा हो। अब कहानी में आता है मेन ट्विस्ट जब गैदरिंग में मौजूद एक लेडी जिसकी आवाज से लग रहा था कि वो अपनी पहचान छुपा रही है एक ऑफर रखती है। वो कहती है मेरे पास इस बार एक बियॉन्डर वेपन है, ये 50 स्पेशल बुलेट्स हैं जिनके अलग अलग इफेक्ट्स हैं। 20 बुलेट्स सन डोमेन के सिंबल्स के साथ हैं जो घोस्ट और शैडोज पर एक्स्ट्रा डैमेज करती हैं, इन्हें प्यूरिफाइंग बुलेट्स कहते हैं। दूसरी 20 करप्टेड क्रीचर्स के लिए हैं जिन्हें डीमन हंटिंग बुलेट्स कहते हैं और बाकी की 10 ईविल मॉन्स्टर्स के लिए हैं जिन्हें एक्सॉर्सिज्म बुलेट्स कहते हैं। ये 50 बुलेट्स और साथ में एक मैचिंग रिवॉल्वर 500 पाउंड्स या फिर बारबेरियन पोशन के फॉर्मूले के बदले में। अब ये सुनकर क्लेन को याद आता है कि पिछली बार उसने ही ऐसी बुलेट्स बनाने का सजेशन दिया था और अब ये बनकर तैयार भी हो गई थी। उसने बिना किसी को मौका दिए तुरंत कहा मेरे पास बारबेरियन पोशन का फार्मूला है। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी ऊंची बोली लगाता है 550 पाउंड्स। लेकिन वो लेडी क्लियर कर देती है कि उसे पैसों से ज्यादा फॉर्मूले में इंटरेस्ट। वो आदमी हार नहीं मानता और कहता है 600 पाउंड्स। पर लेडी क्लेन की तरफ देखकर कहती है नहीं ये पैसों की बात नहीं है, डील पक्की। ये सीन दिखाता है कि बियॉन्डर्स की दुनिया में नॉलेज और फॉर्मूलों की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। क्लेन मन ही मन शुक्र मनाता है कि उसके पास ब्लैक एम्पर कार्ड से मिला हुआ फार्मूला था, वरना आज उसे तगड़ा नुकसान हो जाता। इसके बाद फॉर्मेलिटी पूरी होती है। ऑफ विजडम फॉर्मूले को चेक करके कंफर्म करता है कि वो असली है और फिर एक्सचेंज होता है। लेडी को उसका फार्मूला मिल जाता है और क्लेन को एक छोटा सा आयरन बॉक्स जिसके अंदर वो 50 पावरफुल बुलेट्स और एक रिवॉल्वर था। क्लेन बॉक्स खोलकर देखता है बुलेट्स पर बने सिंबल्स और उनकी चमक देखकर वो समझ जाता है कि ये असली हैं और अब उसके पास एक जबरदस्त लॉन्ग रेंज वेपन आ चुका था। अब अपनी डील पूरी करने बाद क्लेन अपना नाव चलता है। वो जोर से अनाउंस करता है मुझे सन होली वाटर या सन सेक्रेड एम्ब्लेम जैसे स्ट्रॉन्ग प्यूरिफाइंग आइटम्स की जरूरत है। मैं इन्हें सोने में खरीद सकता हूँ या फिर बारबेरियन के बाद वाले सीक्वेंस यानी ब्राइबर के फॉर्मूले से एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने जानबूझकर ब्राइबर का नाम लिया ताकि वो लेडी जिसने अभी अभी बारबेरियन का फार्मूला खरीदा था वो लालच में आ जाए। और हुआ भी वही। वो लेडी खुद को रोक नहीं पाती और लगभग अपनी असली आवाज में बोलती मेरे पास वो आइटम्स तो नहीं है लेकिन मैं कैश दे सकती हूँ 800 पाउंड्स। क्लेन चाहता तो डील कर सकता था लेकिन वो बड़े आराम से मना कर देता है। वो कहता है फिलहाल मैं सिर्फ एक्सचेंज कर रहा हूँ, मैं अगली गैदरिंग में फिर आऊंगा, तब तक आप वो आइटम्स ढूंढ सकती हैं। मतलब क्लेन ने बड़ी चालाकी से उस लेडी को अपने लिए काम पर लगा दिया। अब वो खुद क्लेन के लिए वो आइटम्स ढूंढेगी। इस तरह क्लेन ने बिना कुछ किए अपना काम निकलवा लिया। जब गैदरिंग लगभग खत्म होने वाली थी तो एक और पार्टिसिपेंट जो अब था तक चुप था एक अजीब सी डी आवाज में कहता है मुझे एक एडल्ट ब्लैक विडो स्पाइडर का सिल्क ग्लैंड चाहिए। ये नाम सुनते ही क्लेन के कान खड़े हो जाते हैं। उसे ये नाम बहुत सुना सुना सा लगता है। वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे अचानक याद आता है ये तो डीमनेस ऑफ प्लेस फ्लेजर पोशन का मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है एक और नए मिस्ट्री के साथ कि आखिर इस सीक्रेट गैदरिंग में कौन है जो इतना खतरनाक डीमनेस पाथवे फॉलो कर रहा है। तो भाई पिछले चैप्टर के बाद कहानी आगे बढ़ती है और क्लेन एक बियॉन्डर गैदरिंग में पहुंचता है। वहां पर लोग अपनी अपनी जरूरत की चीजें खरीद और बेच रहे थे और तभी एक कस्टमर सामने आता है। वो जो चीज खरीदने की कोशिश कर रहा था उसका नाम सुनते ही क्लेन के कान खड़े हो गए। वो चीज थी डेमोनेस ऑफ प्लेजर पोशन का मेन इंग्रेडिएंट जो कि सीक्वेंस 6 का पोशन है। क्लेन को ये नाम तुरंत याद आ गया क्योंकि जब उसने मैडम शेरॉन की आत्मा को बुलाया था तब उसे इसका पूरा फॉर्मूला पता चल गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात यह थी कि उस इंग्रेडिएंट को खरीदने वाला एक आदमी था। क्लेन ने उसे ध्यान से देखा, उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसका फिजिक्स सब कुछ एक मर्द का था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है। तो भाई डेमोनेस पाथवे का एक बहुत ही वियर्ड रूल है। इस पाथवे में सीक्वेंस 7 पर आती है विच, और रूल ये है कि कोई भी चाहे वो मर्द या औरत अगर उसे विच बनना है तो उसे फिजिकली एक औरत बनना ही पड़ता है। तो क्लेन के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि यार ये बंदा तो अभी तक विच बना ही नहीं है, तो फिर वो अगले सीक्वेंस के पोशन का इंग्रेडिएंट क्यों खरीद रहा है। उसके दिमाग में कई थ्योरीज आने लगी। शायद वो किसी और के लिए काम कर रहा होगा, हो सकता है वो किसी विच का साथी हो या उसका कोई वफादार सबऑर्डिनेट हो। क्लेन का मन तो बहुत किया कि उसका पीछा करके सच का पता लगाए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और ये उसका समझदारी वाला फैसला था क्योंकि ऐसी सीक्रेट गैदरिंग्स में किसी को फॉलो करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ऊपर से उसके पास डिवाइनेशन करने का टाइम भी नहीं था। क्या पता उस विच के साथ कोई और ज्यादा ताकतवर बियॉन्डर हो। तो क्लेन ने सोचा कि चलो छोड़, वैसे भी अगर कोई विच डेमोनेस ऑफ प्लेजर बन जाती है तो ये अच्छी बात है।
कम से कम वो तबाही मचाने की जगह प्लेजर पर फोकस करेगी, जिससे सोसाइटी थोड़ी कम डेंजरस हो जाएगी। खैर वो इंग्रेडिएंट इतना महंगा और रेयर था कि कोई उसे बेच ही नहीं पाया और थोड़ी देर में गैदरिंग खत्म हो गई। सारे पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल प्रोफेशनल जासूसों की तरह अलग अलग रास्तों से अलग अलग टाइम पर निकले ताकि कोई किसी का पीछा ना कर सके। क्लेन भी वहां से निकलकर सीधा ईस्ट बोरो पहुंचा और अपने रेंटेड अपार्टमेंट में आ गया। लेकिन भाई वो आराम करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। आते ही उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और उसमें बियॉन्डर बुलेट्स लोड करना शुरू किया। 2 प्यूरिफाइंग बुलेट्स, 2 डीमन हंटिंग बुलेट्स और एक एक्सॉर्सिज्म बुलेट। मतलब पूरी तैयारी के साथ उसने एजिक का कॉपर विसल भी एक मेटल बॉक्स में रखकर उसे स्पिरिचुअली सील कर दिया ताकि उसकी ऑरा बाहर ना फैले। पूरी तैयारी कन्फर्म करने के बाद क्लेन ने ग्रे फॉग के ऊपर जाकर एक डिवाइनेशन किया और फिर अपनी कैप पहनकर रात के अंधेरे में दोबारा निकल था। और इस बार उसका टारगेट था 32 वर्डी स्ट्रीट। ये वही जगह थी जहां उस चोर को मास्टर की मिली थी और क्लेन को यकीन था कि वहां उसे अप्रेंटिस फार्मूला या उससे जुड़े कुछ सुराग जरूर मिलेंगे। वो पहले भी इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था, पर उसे शक था कि वहां कोई खतरनाक भूत प्रेत हो सकता है। इसलिए वो प्यूरिफाइंग बुलेट्स खरीदने का इंतजार कर रहा था और अब वो पूरी तरह से तैयार था। जैसा कि वो हमेशा कहता है, एक मैजिशियन कभी भी बिना तैयारी के परफॉर्म नहीं करता। क्लेन जब वर्डी स्ट्रीट पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी और हल्की हल्की डरावनी बारिश हो रही थी। सड़कों पर कोई नहीं था और गैस लैंप्स की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। पूरा माहौल किसी हॉरर मूवी जैसा था। उसने चुपके से टारगेट घर के साइड से चढ़कर बालकनी के दरवाजे से अंदर एंट्री मार ली। उसने मास्टर की को साथ नहीं लाया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो आइटम यहाँ कोई अजीब रिएक्शन ना कर दे। अंदर घुसते ही दिखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चोरी की हो। क्लेन समझ गया कि ये उसी चोर का काम है जिसने यहाँ से मास्टर की चुराई थी। वो एक करके सारे कमरों को चेक करने लगा, कोई भी मिस्टिसियम से जुड़ी चीज ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और वो सीढ़ियों के पास पहुंच गया। और जैसे ही उसने सीढ़ियों पर 2 कदम रखे, अचानक उसके सामने एक फिगर आ गया। वो फिगर दीवार से सटा हुआ खड़ा था और उसकी पीठ क्लेन की तरफ थी। इससे पहले कि क्लेन अपने स्पिरिट विजन से कुछ देख पाता, उस फिगर ने अचानक हरकत की। एक भयानक क्रैक की आवाज आई और उस फिगर ने अपना सिर पूरा का पूरा 180 डिग्री घुमा लिया, जबकि उसकी बॉडी अभी भी वैसी ही खड़ी थी। उसकी आंखें डर से बाहर निकली हुई थीं और अगले ही पल थड़ थड़ उसकी दोनों आंखें निकलकर जमीन पर गिर गईं और फिर उसका सिर भी धड़ से अलग होकर सीढ़ियों पर लुढ़क गया। अब देखो, कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसकी वहीं पर हालत खराब हो जाती, पर हमारा क्ले एकदम शांत था। उसने जवाबे जज किया कि ये बंदा तो पहले से ही मरा हुआ है, इसकी बॉडी में कोई स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है। उसे समझ आ गया कि ये भी कोई दूसरा चोर था जो पहले वाले के बाद यहाँ आया था, पर इसकी किस्मत खराब निकली। क्लेन के मन में एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर की यहाँ के खतरे को दबाकर रख रही थी, और उसके हटते ही यहाँ का नर्क खुल गया। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और लाश के पास जाकर चेक किया, पर उसे कुछ खास नहीं मिला। फिर उसने सावधानी से सीढ़ियां उतरना शुरू किया। वो इतना चुपचाप चल रहा था कि लकड़ी की सीढ़ियों से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और सीढ़ियां उतरने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली माइंड गेम। जब उसे इसने सामने देखा तो उसे फिर से वही कॉरिडोर, वही बिखरा हुआ सामान और वही बालकनी दिखाई दी। वो 2nd फ्लोर से नीचे उतरा था, लेकिन वो वापस 2nd फ्लोर पर ही पहुंच गया था। इस पूरे प्रोसेस में उसे भी अजीब महसूस नहीं हुआ था, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन क्लेन घबराया नहीं। वो समझ गया कि वो किसी तरह के इल्यूजन या हेल्यूसिनेशन में फंस गया है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे फिर नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। वो दोबारा सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन इस बार हर कुछ कदम पर एक माचिस की तिली नीचे फेंकता गया ताकि रास्ते का पता रहे। वो फिर से उसी जगह पहुंचा जहां वो लाश पड़ी थी, जिसका सिर धड़ से अलग था। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे एक बर्फीली ठंडी हवा महसूस हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्लेन ने अपनी उंगलियां चटकाई और उसके पीछे से आग की एक बड़ी लपट निकली, लेकिन उस आग ने किसी भी चीज को नहीं जलाया। वो जैसे ही मुड़कर अपने स्पिरिट विजन से देखने वाला था, उसकी पूरी बॉडी अचानक जम गई, जैसे उसे किसी ने बर्फीले पानी में फेंक दिया हो। और सबसे डरावनी बात यह हुई कि उसका अपना ही बायां हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उससे जबरदस्ती उसका गला घोंटना चाहता हो। इस पॉइंट पर क्लेन समझ गया कि मामला बहुत सीरियस है। उसने जबरदस्ती अपने उस हाथ को अपनी जेब में डाला, मेटल बॉक्स पर लगी स्पिरिचुअल सील हटाई और अंदर से एजिक का कॉपर विसल निकाला और फिर उसने उस विसल को हवा में उछाल दिया। ये उसका मास्टर प्लान था, उसका तुरुप का इक्का। विसल के हवा में आते ही उसके शरीर पर जो ठंडक औरंत गायब हो गई। उसे अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन में महसूस हुआ कि एक ठंडी और खतरनाक चीज किसी भूखे कुत्ते की तरह उस विसल पर झपटी है। बस क्लेन को इसी मौके का इंतजार था। उसने मुस्कुराते हुए अपना रिवॉल्वर उठाया, विसल की तरफ निशाना लगाया और धीरे से बोला, बाय बाय। बैंग, पेल गोल्ड कलर की प्यूरिफाइंग बुलेट निकली और सीधे उस अदृश्य चीज से जा टकराई। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और सुनहरी आग ने हवा में एक इंसान का सिलहूट बना दिया। उस रोशनी में सारी ठंडक और बुराई तेजी से खत्म हो गई। क्लैंग, एजिक का विसल जमीन पर गिरा और लुढ़कते हुए 1st फ्लोर के लिविंग रूम में चला गया।
जब क्लेन ने दोबारा आसपास देखा तो सारा नजारा बदल चुका था। अब वो सच में फर्स्ट फ्लोर पर था और सीढ़ियों पर पड़ी लाश का सिर भी जुड़ा हुआ था। पता चला कि उस बंदे ने अपने ही हाथों से अपना गला घोंट लिया था। जब तैयारी पूरी हो तो काम कितना आसान हो जाता है, क्लेन ने मन ही मन सोचा। उसने व्हिसल उठाया और कंफर्म किया कि अब यहाँ कोई और खतरा नहीं है, और फिर वो सीधा बेसमेंट की तरफ गया। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे वही सीन दिखा जो उसने डिवाइनेशन में देखा था। एक लंबी टेबल पर एक ब्राउन कलर की नोटबुक रखी हुई थी। आखिर में वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया था।